अपवर्ड के बारे में अपवर्ड के बारे में हम जानेंगे इसमें। कुछ इसमें थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंशी क्या चीज़ होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहले अपवर्ड में लिखा है, अपवर्ड अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। किसको परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है? अपवर्ड को। दूसरी लाइन इसमें है, अपवर्ड अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भारतीय भाषा है। यानी क्या बोलना चाह रहा है कि जो अपभट्ट है, अपभट्ट अपभ्रंश है, अपभट्ट जो शब्द है वो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की एक कड़ी है। तो ध्यान रखना है कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, उनके बीच में जो कड़ी आई है, जो भाषा टूट के बीच से बनी है, वो अपभट्ट उसको खाया जाता है, उस भाषा को अपभट्ट खाया जाता है। अपवर्ड का जो कार्यकाल है वो 900 से लेकर 1100 तक निर्धारित है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक हुआ है। यानी कि याद कर लीजिए कि जो अपवर्ड है, अपवर्ड का जो कार्यकाल है, जो काल है, वो 900 से 1100 ईस्वी तक है और 14वीं शताब्दी में अपवर्ड का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन या पुरानी हिंदी, जिसे प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी या आदिकालिक हिंदी कहा जाता है। मध्य देशी भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। क्या बोलना चाह रहा है? मध्य देशी भाषा परंपराओं की विशिष्ट उत्तराधिकारी कारीगरी होने के कारण हिंदी का जो स्थान है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे ऊपर माना गया। प्राचीन हिंदी से जो अभिप्राय है वो है अपभ्रंश, अपभ्रंश अपभट्ट के बाद की भाषा। यानी कि जो प्राचीन हिंदी से अभिप्राय का मतलब है, पहले अपभ्रंश आई, फिर अपभट्ट है, उसके बाद की भाषा आई। हिंदी का आदि काल हिंदी भाषा का शिशु काल है। याद कर लीजिए, इसमें कह रहा है कि हिंदी का जो आदि काल है, शुरुआत है, वो हिंदी भाषा का क्या है? शिशु काल। सही बात है, हिंदी की जो शुरुआत होती है आदिकाल है। आदिकाल मतलब शुरुआत, आदिकाल हो रही है, वो हिंदी भाषा का क्या है? शिशु वाला बच्चा है उसका। यह वह काल था जब अपभ्रंश अपभट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंदी का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, जब हिंदी का विकास होता है, तो हिंदी का जो आदिकाल है वो हिंदी भाषा का शिशु काल है, बच्चा है वो। और यह वह काल है जब अपभ्रंश अपभट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रभव प्रभवमान सिंधु नदी से संबंधित है। यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कहेंगे कि सिंधु नदी से हुई है। याद कर लीजिए, हिंदी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई? सिंधु नदी से हुई है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से ही भारत आए थे। यानी कि ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकांश जो विदेशी यात्री थे, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो या कोई भी हो, वो विदेशी यात्री आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से ही भारत आए थे। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश में के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान, फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु जो वहाँ सिंधु नदी में बसते थे सिंधु कहते थे, और ईरान सिंधु को हिंदू कहने लगे। सिंधु हिंदू, इसका मतलब साका हा में तथा जो धा था से धनुष, उसका दा में परिवर्तन हो गया और पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हो गया। सिंधु का हिंदू हो गया, साका हा हो गया, धा का दो हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया। हिंदू से हिंद बना, फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय की ई लगने से हिंदी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी शब्द, हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उपरोक्त बातों से तीन बातें सामने आती हैं। क्या सामने आती हैं? सबसे पहले बात आती है आपकी कि हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। पहले सिंधु, सा का हा और दा का द, सिंधु का हिंदू, फिर हिंदू से ऊ की मात्रा हटके बड़ी ई की मात्रा और फिर बड़ी की मात्रा मिल गई हिंदी। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि जो हिंदी शब्द है मूलतः किस भाषा का है? फारसी शब्द का है। यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर में जन्म ले और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
इन बातों का प्रमाण कम है, अनुमान अधिक है, इसलिए सामान्यतः इन्हें स्वीकारा नहीं गया। कुल मिला के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपको उपयोग करना पड़ेगा हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। प्रमुख रचनाकार। हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचन नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का वाचन है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। बोलियों में ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है ब्रज भाषा। प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अब्रज शब्द से ही जीवन रस लेती रहती है। प्राचीन हिंदी काल में जो ब्रज भाषा है वो अब्रज और अब्बट से ही जीवन रस लेती रहती है। अब्रज अब्बट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। क्या बोलना चाह रहा है, जो प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अब्रज और अब्बट से ही जीवन रच लेती है। ब्रज भाषा जो है वो अब्बट अब्रज का ही भाग है। अब्रज और अब्बट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकों को देखा जा सकता है। यानी ब्रज भाषा कहने का देखा जाए तो अब्रज और अब्बट की रचनाओं का ही एक रूप है। ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध जो ग्रंथ है वो सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र 1354 में लिखा गया था। याद कर लीजिए, ब्रज भाषा में सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ जो है वो है प्रद्युम्न चरित्र 1354 में लिखा गया। और ये किसने लिखा, ये सुधीर अग्रवाल जी ने लिखा। अवधी की बात करें, अवधी की पहली कृति जो है वो मुल्ला दाऊद की चन्नायान या लोर कहा है 1370 ईस्वी में मानी जाती है। इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास हुआ। इसके बाद अवधी भाषा का विकास माना जाता है। इसके बाद खड़ी बोली की बात करें, प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास माना जाता है। प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि रूप का बीज रूप का आभास माना जाता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरप्पा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में उपलब्ध है। क्या बोलना चाह रहा है, इसे बोला जा रहा है कि जो खड़ी बोली का आदिकालीन स्वरूप है वो सरप्पा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में उपलब्ध है। खड़ी बोली इन सारे रचनाकारों में की भाषाओं में उपलब्ध है। इस रचनाकारों में हमें अभ्रंश अव्वट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्ट होती है, यानी कि अभ्रंश और अव्वट से खड़ी बोली निकलती है। नेक्स्ट बात करें मध्यकालीन हिंदी। मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया है तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हुई हैं। इस काल में भाषा के 3 रूप निकल कर सामने आए। एक ब्रज भाषा आया, एक अवधी आया और एक खड़ी बोली है। याद कर लीजिए, इस काल में भाषा के 3 रूप निकल कर सामने आए, ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। ब्रज भाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ तथा तत्कालिक ब्रज भाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में जो खड़ी बोली की मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता है, इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ, अतः वहां इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों को संरक्षण मिला, इसके विकास को नई दिशा मिली। प्रमुख रचनाकार ब्रज भाषा की बात कर रहे हैं। हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा परंपराओं के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रज भाषा ने लिया। हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा का परंपरा ब्रज भाषा ने लिया। यह भाषा अपने समय की परिनिष्ठ व उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का सर्वाधिक श्रेय हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों को जाता है। आपको बता दें कि पूर्वी मध्यकाल भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी साहित्य में ब्रज भाषा का जन्म उपयोग किया। कृष्ण भक्त की जो बात करें वो ब्रज भाषा में हुआ हो। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत संप्रदाय के सूरदास, सूरसागर, नंददास, निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, श्री कृष्ण के बासुर के अवतार एवं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों ने ब्रज भाषा के साहित्य विकास में अमूल्य योगदान किया। इन्होंने सर्वप्रथम स्थान सूरदास जी का है, जिन्हें अष्टाचाप का जहाज कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि अष्टाश्याम का जहाज किसे कहा जाता है, तो अष्टाश्याम का जो जहाज है वो सूरदास जी को कहा जाता है। 6 उत्तर मध्यकालीन रीतिकाल में अनेक आचार्यों एवं कवियों ने ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। उसके बाद रीतिकाल कवियों में केशवदास, मदिरा बिहारी, देव पद्माकर, बिहारी दास, सेनापति, मतीराम आदि तथा रीति कवियों में घनानंद, आलमबोधा आदि प्रमुख हैं। ब्रजबली क्या है? बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचलित भाषा का नाम है। और कोई पूछ ले कि ब्रजबली क्या है, तो बंगाल में जो कृष्ण भक्त कवियां हैं, कृष्ण भक्त के जो कवि हैं कृष्ण के, उनके द्वारा जो प्रचलित भाषा का नाम है। अवधी की बात करें, अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है। अवधी में सूफी जो कवियां हैं उन्होंने अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट है कुतुबुन, जो है वो मृगावती की है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये कुछ रचनाएं हैं। इसमें कुतुबन की रचना में मृगावती है, जायसी की जो रचना है वो पद्मावत है, मंजन की मधुमालती है, आलम की माधवानगर है, काम कंदला है, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद इंद्रावती है, कासिम शाह की हंस जवाहिर है, शेख निसार की यूसुफ जुलेफा है, अली शाह की प्रेम जंगली आदि सूफी कवियों ने अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान करी। अवधी भाषा की बात चल रही है। इसमें सर्वप्रथम जायसी थे। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। क्या बोलना चाह रहा है? इसमें सर्वप्रथम जायसी थे। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्त का माध्यम बनाया। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना बेसवाड़ी अवधी में कर अवधी भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुल्य है। आपको बता दें कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो बेसवाड़ी अवधी भाषा में लिखी हुई थी। इससे पहले जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी वो देखा जाए तो संस्कृत में वो लिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर वो नहीं चाहता था कि वो संस्कृत में लिखें। उनका मानना ये था, राम जी का मानना ऐसा था कि ऐसी भाषा में लिखी जाए जिससे आम जनता समझ सके भाषा को, लेकिन वो संस्कृत में लिख रहे थे। तो लेकिन वो रात में मतलब सुबह लिखते और रात में वो चीज़ें गायब हो जाती थी संस्कृत में लिखने वाली। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने दोबारा राम जी ने उनके सपने में आया, उनसे बोला कि आप इसको आम जनता की भाषा में लिखो, अवधी भाषा में। तो उन्होंने फिर अवधी भाषा में इसका लिखना शुरू किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना बेसवाड़ी अवधी भाषा में की। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों से मिलता है, जायसी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने और जायसी ने अवधी भाषा का बहुत ज्यादा विकास किया। आपको बता दें जायसी के यहाँ जहाँ अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है और तुलसी के यहाँ अवधि का तत्सम मुखी रूप मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि तुलसीदास जी के इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी है, इसलिए। गोहारी गोयारी क्या है? बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचलित अवधी भाषा का नाम। इन बंगाल में जो सूफी हैं उन्होंने एक अवधी भाषा का नाम रख दिया, उसका नाम रखा गोहारी या गोयारी। गोहारी कह लो या अवधी भाषा कह लो, एक ही बात है। खड़ी बोली की बात करें, मध्यकाल में खड़ी बोली का मध्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हुए, उत्तरी हिंदी व दक्कनी हिंदी। नेक्स्ट है खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, रज्जव आदि संतों, गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, रहीम के मदनाष्ट, आलम के सुदामा चरित, जटमल की गोरा बादल की कथा, वली सोदा, निंसा, नजीर आदि दक्कनी एवं उर्दू के कवियों कुतुब स्तंभ 17वीं सदी, भोगलू पुराण 18वीं सदी, संत प्राणनाथ की कुल कुलज कुलजम स्वरूप आदि में मिलता है। इस प्रकार ये दिया हुआ है, यानी कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अपभ्रंश अपभट्ट से लेकर खड़ी बोली और अवधि और हिंदी का विकास किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें दी होंगी। हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है, तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा हुआ है रामायण को, किस तरह से हिंदी, उसके बाद अपभट्ट अपभ्रंश खड़ी बोली अवधि सारी चीज़ इसमें दी हुई है। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों।